नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे खास तौर पर लोगों के जो सवाल होते हैं वो ये होते हैं कि चेक बाउंस केस से संबंधित या लीगल नोटिस आता है या फिर आपका जो ईएमआई बाउंस केस होता है उससे संबंधित अगर लीगल नोटिस आता है तो क्या करना चाहिए। देखिए, जब लीगल नोटिस आता है तो आपको परेशान नहीं होना, या आपका चेक बाउंस हो गया है या ईएमआई बाउंस हो गया है, आपको क्या करना है, कंपनी से कॉन्टैक्ट करना होता है। लेकिन अगर आप कंपनी से जब आउट ऑफ कॉन्टैक्ट हो जाते हैं तो कंपनी लीगल नोटिस भेजती है, चाहे वो ईएमआई बाउंस का हो और चाहे या क्या नाम है आपका चेक बाउंस का हो। ध्यान रहे उस समय होता क्या है कि हम उनके जो पकड़ होती है, मतलब जो उनके आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं तभी वो आप इलीगल कार्रवाई करते हैं, अन्यथा वो कोशिश करते हैं आपका जो गारंटेड होता है, जिसने लोन के समय पर जिन्हें आपने गारंटेड के तौर पर प्रोड्यूस किया था, उनको कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। वहाँ से अगर बात नहीं बनती है तो उसके बाद में फिर जाके कंप्लेंट फाइल करते हैं। कभी कभी तो क्या होता है कि कोशिश करते रहते हैं, 4 5 6 6 7 साल निकल जाता है और वो जो फाइनेंस कंपनी होती है वो कंप्लेन नहीं करती, वो वेट करती है शायद पैसे मिल जाएं। लास्ट में जब देखते हैं कोई रास्ता नहीं बचा तो फिर वो पार्टी क्या करती है, फिर वो कोशिश करती है कि कंप्लेन करती है, लीगल नोटिस भेजेगी। लीगल नोटिस भेजने के बाद में फिर क्या करती है, फिर कंप्लेंट फाइल करेगी, सम्मन जाएगा। अब जो सम्मन जैसे कोर्ट का लोग देखते हैं डर जाते हैं। और एक चीज़ बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है कि केस, चूँकि जो व्यक्ति होता है वो लोन लेता है दिल्ली में, फॉर एग्जांपल वो दिल्ली में लोन लेता है, लेकिन केस कहाँ चलता है, कोलकाता में, गुजरात में चलता है। तो ये लोगों की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो काफ़ी लोग सवाल पूछते हैं मेरे यूट्यूब वीडियो के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से, कुछ लोग मेल भी करते हैं कि अब बताओ हम वहाँ जाएँ तो कैसे जाएँ। तो एक बहुत बड़ा सवाल होता है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि इस चीज़ से कैसे निपटा जाए। कि अगर केस जो हुआ है वो क्या नाम है कोलकाता में हुआ लेकिन लोन लिया था दिल्ली में, तो इसके लिए कुछ जुरिडिक्शन का मामला आता है, कुछ जो क्षेत्राधिकार होता है उससे संबंधित कुछ मामला होता है जिसको जानना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, जब आप लोन लेते हैं तो वहाँ पे होता क्या है, जो कोई फाइनेंस कंपनी या बैंक होता है तो आप चूँकि उसका अगर हेड ऑफिस कोलकाता में है, आप उसका जो सब ऑफिस है वो यहाँ पे है, दिल्ली में है, तो आपने दिल्ली में लोन लिया है। लेकिन अब अगर वो कंपनी या बैंक क्या ना कोऑर्डिनेट वहाँ से कर रही है, सारी चीज़, उसका जो हेड ब्रांच वहीं पे है या वहाँ से कर रही है, तो केस भी वहीं पे फाइल होगा। दूसरी बात, जो वहाँ पे जिस अकाउंट, खासतौर पर जो चेक बाउंस का मामला होता है और ईएमआई बाउंस का जो मामला होता है, उसमें एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि जैसे मतलब यहाँ पे जो जुरिडिक्शन की बात करते हैं तो वहाँ पे होता क्या है कि जैसे आपका ईएमआई बाउंस हो चाहे चेक बाउंस हो, तो जहाँ पे आपका ईएमआई बाउंस होता है जिस बैंक में होता है, तो उस बैंक का, या जहाँ पे चेक बाउंस होता है या ईएमआई बाउंस होता है, उस बैंक का बैंक कौन सी पुलिस स्टेशन में आता है, सबसे पहले तो ये चीज़ कंफर्म किया जाता है। इस पर मैं वीडियो भी बना चुका हूँ कि वो जो बैंक है वो किस पुलिस स्टेशन में आता है। अब उस ये पता कीजिए उस पुलिस स्टेशन का, ठीक है, उस पुलिस स्टेशन का वो क्या नाम है, जो कोर्ट है वो कौन सा है। आप कोर्ट पता कर लिए ना, अब कोर्ट में बहुत सारा कोर्ट होता है, तो वहाँ पे ये चीज़ पता करना होता है कि देखिए कि अगर क्या नाम है, जो मतलब कोर्ट पता कर लिया तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, अगर आप शहर में रह रहे हैं तो जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट होते हैं उनको पता कीजिए। वहाँ पे पता करेंगे, जाएंगे तो वहाँ जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट होता है वहाँ पे देखेंगे जो आपका चेक बाउंस ईएमआई बाउंस का जो केस होता है वो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट में, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट में केस को फाइल किया जाता है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के कोर्ट में आपका केस चलता है, ये उनके क्षेत्राधिकार में आता है, वो देखते हैं। अब चूँकि जैसे मैंने लोन लिया दिल्ली में, ठीक है, अब केस मेरा चल रहा है कोलकाता में, क्यों? अब जुरिडिक्शन की बात करते हैं, अभी मैं जुरिडिक्शन की बात कर रहा हूँ। तो अब क्या होता है, जो मतलब बैंक का या कंपनी जिसने फाइनेंस किया उसका जो अकाउंट है वो अगर क्या नाम है कोलकाता में है, तो सीधा बात है, भले वो लोन यहाँ पे दे रही है लेकिन जो उसका ईएमआई बाउंस हुआ वो कोलकाता में बाउंस हुआ होगा, क्योंकि जो अकाउंट है, जैसे चेक बाउंस होता है, अब वो कोलकाता में बाउंस होगा, इसलिए केस वहाँ पे चलता है क्योंकि वो वहाँ के जुरिडिक्शन में आता है। ठीक है, काफ़ी लोग जो सीआरपीसी की धारा 406 है उसके तहत केस को ट्रांसफ़र करने की बात भी कहते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट का रिसेंटली जजमेंट आया था जिसमें केस को ट्रांसफ़र करने की बात कही गई थी। तो कहने का मतलब ये है, तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने तो मना कर दिया कि देखिए कि क्योंकि आपके पास जब हम केस को ट्रांसफ़र करने की बात करते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो वो जो क्षेत्राधिकार आता है वो सुप्रीम कोर्ट ही ट्रांसफ़र करने की बात कर सकती है। अब उसमें क्या होता, पार्टी 406 सीआरपीसी के तहत गए थे,
लेकिन मना कर दिया। उसमें उनके पास कोई ठोस रीज़न नहीं था, उनके पास सफिशिएंट कॉज नहीं था, सफिशिएंट कॉज नहीं था। मतलब अगर आप केस ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं तो आपके पास कुछ ऐसा ठोस मतलब कारण रीज़न होना चाहिए, क्योंकि उनके पास रीज़न नहीं था कि हमें ना आने जाने में दिक्कत होती है, इसलिए हमारा केस ट्रांसफ़र कर दीजिए। वो साउथ इंडिया से चंडीगढ़ ट्रांसफ़र करवाना था, ये मामला उनका था। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इसमें यहाँ से डिसाइड होता है कि कहाँ पे केस आपका चलेगा। जो चेक बाउंस केस का मामला होता है, ये संक्षिप्त, ये मतलब कह लीजिए आप समरी ट्रायल होता है, तो इसमें केस लंबा चलने का कोई वो इरादा नहीं होता, केस लंबा नहीं चलता है। तो ये चीज़ आप भी ध्यान रखिए, केस जो चेक बाउंस का मामला होता है वो ज़्यादा लंबा नहीं चलता है, समरी ट्रायल होता है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आप केस को सेटल भी कर सकते हैं। वो दामोदर एस प्रभु बाबा सैयला 2010 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बहुत ही फेमस जजमेंट है। अगर आप अपने चेक बाउंस या ईएमआई बाउंस केस को मतलब सेटल करना चाहते हैं, शुरुआती चरण में करें तो बड़ी अच्छी है, 10% के साथ में कर सकते हैं। ऐसे हज़ारों जजमेंट मिलेंगे जहाँ पे आप केस को सेटल कर सकते हैं। तो ये रीज़न होता है कि क्या कहते हैं, केस मतलब क्या कहते हैं, लोन कहीं और लेते हैं, केस कहीं और चलता है। ऐसे हज़ारों मेरा इनबॉक्स भरा हुआ है मतलब लोगों के सवाल से कि अगर क्या नाम है, मतलब केस लोन कहीं और लेते हैं लेकिन केस कहीं और चलता है। तो यही रीज़न होता है कि क्योंकि देखिए, जो ईसीएस एक्टिवेट करते हैं आपके अकाउंट में या नैच एक्टिवेट करते हैं, तो आपका अकाउंट अगर चलो दिल्ली में, आपने दिल्ली में लोन लिया, ठीक है, लेकिन आपके अकाउंट से जिस अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र होगा वो कंपनी का अकाउंट है। अब कंपनी का जो ऑफिस है, जो ब्रांच है बैंक अकाउंट का जो ब्रांच है वो कोलकाता में, तो उसी का जुरिडिक्शन में आता है, वहीं पे केस चलेगा, ना कि दिल्ली में चलेगा। तो ये चीज़ों का ज़रूरी होता है। तो अगर आप इस चीज़ों से बचना चाहते हैं, फ़िलहाल किसी का कोई ऐसा प्लान, जहाँ तक मुझे लगता है किसी का ऐसा कोई प्लान नहीं होता कि वो पैसा लेकर पैसा नहीं देगा। परिस्थिति आ जाती है, आदमी बेबस हो जाता है परिस्थिति के कारण, इसलिए वो पैसा नहीं दे पाता है। तो इस चीज़ को भी फाइंड आउट कीजिए जब आप लोन लेते हैं। फ़िलहाल कोई बैंक या कंपनी नहीं बताएगी कि उसका जो अकाउंट है वो कहाँ पे है, मतलब उस कंपनी का अकाउंट कहाँ, जो फाइनेंस कंपनी है अकाउंट कहाँ है, वो जहाँ पे जिस अकाउंट से डिडक्ट होकर, कस्टमर के अकाउंट से डिडक्ट होकर दूसरे अकाउंट में जो पैसा ट्रांसफ़र होता है वो ईसीएस या नैच के द्वारा होता है। तो जहाँ पे उस अकाउंट होगा, जहाँ पे ईसीएस बाउंस होगा, वहीं पे ये चीज़ एक्टिवेट होगा, वहीं पे दिक्कत आती है। तो इस चीज़ को, ये जो आपका क्षेत्राधिकार का मामला होता है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान से समझ सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपके बड़े सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा, ख़ासतौर पर जुडिक्शन से संबंधित, कि कौन सा केस कहाँ पे चलेगा, कहाँ पे ट्रायल होगा, और क्यों मैं लोन अगर क्या नाम है दिल्ली में लेता हूँ तो केस क्यों जाके कोलकाता में चलता है या गुजरात में चलता है, उसका यही रीज़न है। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। मिलता हूँ एक नई वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।